जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेंद्र स्वागत करता हूं आपका डीएमएन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे संविधान और उसके साथ में पढ़ रहे थे स्टेट जीके। तो दोनों ही चीज़ें मेरे हिसाब से अपनी बहुत बढ़िया चल रही थी और आप लोग जो है बहुत बढ़िया से मेहनत कर रहे हो, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आप लोग कर रहे होगे, ठीक है। और मैथ्स की आपकी क्लासेज भी वीडियोज़ आ रहे हैं आपके लिए, तो वो भी आप देख रहे होंगे और साथ में उनमें पीडीएफ भी आ रही है। तो फिर आप वो क्वेश्चंस जो है उनको करना है आप लोगों को, सारे क्वेश्चंस हैं उनको आपको अच्छे से बढ़िया से करना है। मैथ्स में भी देखो सारे सब्जेक्ट आपको साथ में लेकर चलने हैं ताकि आपकी ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया कमांड होती जाए और हमारी मेहनत जो है उसका भी कुछ नतीजा निकलना चाहिए, ठीक है। तो अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे संविधान और साथ में पढ़ रहे थे स्टेट जीके, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, मेरे पास सुझाव भी आ रहे हैं, तो वो सारे आपके आमंत्रित है और उन पे मैं विचार भी कर रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं उनको रिप्लाई भी दे रहा हूँ। तो आप लोग अगर कोई डाउट हो और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को भेज सकते हो, मैं आपको उसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा। और कोई सुझाव हो तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो। तो दोस्तों, अपन जो है वो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं संविधान और उसके बाद में अपन पढ़ते हैं स्टेट जीके। तो अपन उसी तरीके से आज क्लास को भी आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं संविधान, और संविधान में दोस्तों अपन पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स, अपन पढ़ रहे थे मूल अधिकार। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स अपन पढ़ रहे थे। मूल अधिकार के अंदर अपन ने एक तो पढ़ा समानता का अधिकार। कौन सा पढ़ा अपन ने इसके अंदर पढ़ा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा अपन ने यहां पर पढ़ा था दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार पढ़ा था? स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद अपन ने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अपन ने पढ़ा था, यानी अपन ने 3 मूल अधिकार जो है यहाँ पर पढ़ लिए थे। और उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अपन ने पढ़ा था। और इसके अंदर अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था आर्टिकल 25। क्या पढ़ा था लास्ट? आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में अपन ने देखा कि व्यक्ति जो है वो किसी भी धर्म को मानने की, यानी कोई भी धर्म है उसको मान सकता है, उसका प्रचार करने की, यानी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, और अपने धर्म का अनुसरण करने की, यानी उसका धर्म जो कहता है वो बातें उसका अनुसरण करने की उसको क्या है? स्वतंत्रता है। यानी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है और उसका अनुसरण कर सकता है, ठीक है। यहां पर अपन ने आर्टिकल 25 में 2 चीजें और देखी थी दोस्तों। एक तो अपन ने देखा कि आर्टिकल 25 जो है वो ये कहता है कि सिखों के द्वारा जो कृपाण धारण करना और लेकर चलना, यानी सिख जो कृपाण धारण करते हैं और उसको साथ में लेकर चलते हैं, वो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता होगी, यानी वो ऐसा कर सकते हैं। दूसरा अपन ने देखा यहाँ पर कि आर्टिकल 25 अपने को ये भी कहता है कि हिंदू धर्म के जितने धार्मिक स्थल होंगे, हिंदू धर्म के जितने धार्मिक स्थल होंगे वो समाज के सभी वर्गों के लिए खुले हुए रहेंगे। और यहाँ पर अपन ने देखा कि हिंदू जो है इसको बताएगी कि यहाँ पर हिंदू का अर्थ हिंदू, इसके अलावा सिख, इसके अलावा जैन और इसके अलावा बौद्ध, ये सारे जो हैं वो किस में आएंगे? हिंदू में आएंगे। तो इनके जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो समाज के सभी वर्गों के लिए क्या रहेंगे? खुले हुए रहेंगे। ये अपन ने यहाँ पर देखा था। तो लास्ट अपन ने आर्टिकल 25 देखा था। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में इससे आगे जाते हैं अपन। तो इसमें अगला जो आर्टिकल आएगा दोस्तों अपने सामने, वो आर्टिकल आएगा आर्टिकल 26। कौन सा आर्टिकल आएगा दोस्तों? आर्टिकल 26। तो अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 दोस्तों ये कहता है कि व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के, यानी जो धार्मिक कार्य हैं, रिलीजियस जो वर्क हैं, धार्मिक कार्यों के आयोजन और प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आयोजन और प्रबंधन की क्या है? फ्रीडम है उसको। अरेंजमेंट और मैनेजमेंट की क्या है? फ्रीडम। यानी व्यक्ति जो है वो धार्मिक कार्यों का आयोजन और प्रबंधन जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो उनको रोका नहीं जाएगा, लेकिन हाँ साथ में ये चीज जरूर होती है कि अगर मान लो स्वास्थ्य को खतरा हो
तो इनको रोका जाएगा। अगर मान लो इससे सदाचार मोरालिटी जो है वो अगर खराब होती हो, गलत मैसेज इससे जाता हो, तो फिर वो धार्मिक कार्य को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन इनको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को क्या है, धार्मिक कार्यों के आयोजन और प्रबंधन की क्या है, स्वतंत्रता है। रह जाएगा यहाँ तक ध्यान। अब अपन इससे आगे बढ़ते, तो ये था आर्टिकल 26 कि व्यक्ति को जो रिलीजियस वर्क है उनके आयोजन और प्रबंधन की क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। अगला अपन आते हैं आर्टिकल 27 पे। आर्टिकल 27 इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो इसको ये देख सकते हो कि धर्म के नाम पर दी गई राशि जो होगी वो टैक्स फ्री होगी, यानी कर मुक्त होगी। मनी फॉर रिलीजन विल बी टैक्स फ्री, यानी धर्म के लिए जो पैसे दिए जाएंगे वो क्या होंगे, कर मुक्त होंगे। और एक तरीके से देखें तो ये आर्टिकल इस तरीके से भी है कि भाई आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए, किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए सरकार जो है वो अन्य लोगों पे टैक्स नहीं लगा सकती, यानी एक धर्म को बढ़ाने के लिए लोगों पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। तो या फिर आप इसको ऐसे भी ध्यान रख लो कि धर्म के नाम पे दी गई राशि क्या होती है, कर मुक्त होती है, टैक्स फ्री होती है। या फिर आप इसको ऐसे याद रख लोगे कि भाई सरकार जो है वो किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए जो है वो टैक्स जो है वो नहीं लगा सकती है। तो ये हो गया अपना आर्टिकल 27। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है कि राजकीय निधि से संचालित, यानी गवर्नमेंट फंड से अगर कोई राजकीय निधि से अगर कोई शिक्षण संस्थान चल रहा है, गवर्नमेंट फंड से कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट रन हो रहा है, शिक्षण संस्थान जो है वो चल रहा है, तो उसमें धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी वहां पे धर्म के नाम पर शिक्षा नहीं दी जाएगी। रह जाएगा ध्यान कि अगर सरकारी पैसों से कोई शिक्षण संस्थान चल रहा है तो वहां धर्म के नाम पर शिक्षा नहीं दी जाएगी। सामान्य जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं, इसमें ऐसा होता है कि भाई जो सामान्य जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, वहां पर जो है किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाती है। लेकिन हाँ, अगर किसी विशेष धर्म के लिए यानी धर्म के उद्देश्य से ही अगर कोई स्कूल या कॉलेज खोला गया, कोई शैक्षणिक संस्थान खोला गया है, तो वहां पर तो दी जा सकती है। ठीक है, रह जाएगा ध्यान कि अगर मान लो किसी धर्म विशेष के लिए ही अगर कोई खोला गया, जैसे मदरसे जो खोले जाते हैं, है ना, तो धर्म विशेष की शिक्षा के लिए खोले जाते हैं, तो वहां पर जो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर धर्म के नाम पर शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन सामान्य जो शैक्षणिक संस्थान होंगे वहां पर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ से रिलेटेड जैसे तमिलनाडु के अंदर विवाद हुआ, इलाहाबाद के अंदर विवाद हुआ, और विवाद किस बात को लेकर हुआ कि वहां पर जो है वंदे मातरम गाना जो अनिवार्य कर दिया। तमिलनाडु के अंदर जो है वंदे मातरम जो है उसको शैक्षणिक संस्थानों में गाना अनिवार्य कर दिया। तो फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये तो धर्म विशेष की शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कर दिया गया कि जो मदरसे हैं वहां पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो वहां पर भी ये कहा गया कि भाई ये तो धर्म विशेष की शिक्षा दी, धर्म विशेष के लिए ऐसा किया जा रहा है वंदे मातरम गाना। ठीक है, तो लेकिन अपन देखें कि भाई मद्रास जो हाई कोर्ट था या फिर अपन बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट जो था, उसने कहा कि वंदे मातरम गाना जो है वो किसी धर्म को प्रमोट नहीं करता है, ये तो अपना क्या है, राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है। तो आपको ये ध्यान रह जाएगा। तो अपन ने देखो यहाँ पे जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें एक तो देखा आर्टिकल 25। ठीक है, आर्टिकल 25 अपन ने देखा, जहां पर अपन ने ये देखा कि भाई व्यक्ति को धर्म को मानने प्रचार करने की स्वतंत्रता थी। फिर अपन ने देखा आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के आयोजन और प्रबंधन की स्वतंत्रता थी। फिर देखा आर्टिकल 27 की सरकार किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए जो है लोगों पर टैक्स नहीं लगा सकती। फिर अपन ने देखा आर्टिकल 28 की भाई सरकारी पैसों से अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहा है तो वहां पर धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये अपन ने यहाँ तक देखा है। तो ये अपना था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इससे अपन आगे बढ़ते हैं और अगले अधिकार पर आते हैं। तो अगला अधिकार जो आता है वो आता है शिक्षा
व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। और ये अपना कौन सा मूल अधिकार हो गया है? तो ये अपना चौथा मूल अधिकार, सॉरी पांचवा मूल अधिकार हो गया है। ये अपना कौन सा मूल अधिकार हो गया है? पांचवा मूल अधिकार हो गया है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है इसमें दो आर्टिकल आते हैं। एक तो आता है अनुच्छेद 29 और एक इसमें आता है अनुच्छेद 30। दो आर्टिकल आते हैं इसमें। कौन से आर्टिकल आते हैं? अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 इसके अंदर आते हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार में ये जो दोनों आर्टिकल आते हैं ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है। किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों से संबंधित है, माइनॉरिटीज से रिलेटेड है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार है वो किससे रिलेटेड है? तो वो अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अब देखो एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि भाई अल्पसंख्यक जो है वो कौन होंगे, माइनॉरिटीज कौन होंगे। क्या इसको भारतीय संविधान में कहीं पर परिभाषित किया गया है? अल्पसंख्यकों को जो है कहीं पर परिभाषित किया गया है भारतीय संविधान में? तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया, माइनॉरिटीज को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया। भारत में अल्पसंख्यकों को जो रिकॉग्नाइज किया जाता है, मान्यता जो मिलती है भारत में, इंडिया में अल्पसंख्यकों को जो मान्यता मिलती है उसके दो आधार होते हैं। कौन से दो आधार होते हैं? एक आधार होता है धार्मिक आधार पर जो कम होते हैं, और दूसरा किसके आधार पे? भाषा के आधार पे, रिलीजन और लैंग्वेज, दो बेस होते हैं। ठीक है, धर्म के आधार पे जो कम होते हैं या भाषा के आधार पे जो कम होते हैं उनको अपन अल्पसंख्यक मानते हैं। कितना कम होंगे तो इसके ऊपर अभी भी विवाद जो है वो चल रहा है कि भाई कोर्ट ने कभी तो कहा है कि भाई 50% से जो कम होंगे वो अल्पसंख्यक माने जाएंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे हिंदू 50% से कम है, ठीक है ना। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में है हिंदू पर कई जगह पे 50% से कम है, तो फिर वहाँ पे हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं माना जा रहा है। तो अभी तक इसको एक प्रॉपर तरीके से नहीं बताया गया कि भाई अल्पसंख्यक होंगे कौन। लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यक जो धार्मिक आधार पर या फिर भाषाई आधार पर जो कम होते हैं वो कौन होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है वो किसके लिए दिया गया है? तो अल्पसंख्यकों को यानी माइनॉरिटीज के लिए दिया गया है। और इसमें कौन से आर्टिकल है? अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। अब देखो इसके अंदर अपन देखते हैं कि ये दोनों अनुच्छेद जो हैं, अनुच्छेद 29 और 30, ये दोनों अनुच्छेद क्या है? ये तो आप ध्यान रख लोगे ना कि शिक्षा और संस्कृति के अधिकार में दो आर्टिकल है 29 व 30, और ये दोनों किससे रिलेटेड है? अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अल्पसंख्यकों को जो मान्यता मिलती है वो किस आधार पर मिलती है? तो एक तो धर्म के आधार पे और एक किसके आधार पे? भाषा के आधार पे मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले आएगा अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 जो है वो कहता है कि भाई इसके तहत अल्पसंख्यक जो है, माइनॉरिटीज जो है उनको अपनी भाषा, माइनॉरिटीज को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। माइनॉरिटीज जो हैं उनको अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। वो अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के लिए कुछ भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो अच्छे से ध्यान रखना है, अनुच्छेद 29 ये कहता है कि माइनॉरिटीज को ये अधिकार है, अल्पसंख्यकों को ये अधिकार है कि वो अपनी भाषा यानी लैंग्वेज, अपनी लिपि यानी स्क्रिप्ट और अपनी संस्कृति यानी अपने कल्चर को सुरक्षित रख सकते हैं। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। अगला अपन आगे बढ़ते हैं, तो अगला आर्टिकल जो आता है वो आता है अनुच्छेद 30। ये कहता है कि अल्पसंख्यक अपने खुद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अल्पसंख्यक जो हैं वो अपने खुद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। रह जाएगा ध्यान कि भाई आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटीज जो हैं वो अपने खुद के शैक्षणिक संस्थानों के स्थापना कर सकते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल इसके अंदर आते हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक अपने खुद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं।
ये दोनों आर्टिकल हैं और ये किस में आते हैं, शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट जो है उसके अंदर आते हैं। और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार किससे संबंधित है, अल्पसंख्यकों से संबंधित है, कि अपन ने देखा इन दोनों में अल्पसंख्यकों की बात की गई है। अब अपन इससे आगे बढ़े तो आता था यहाँ पर संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी का जो राइट था वो संपत्ति का मूल अधिकार यहाँ पर आता था। लेकिन अपन ने ये देखा कि 44th जो अमेंडमेंट हुआ, 44वां जो संशोधन हुआ, उसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको यहाँ से हटा दिया गया। तो आर्टिकल 31 यहाँ से हट गया है, ठीक है। हालांकि आर्टिकल 31 हटा है, लेकिन आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31C अभी तक वहीं पे है, ठीक है। वो बाद में वहां पे जोड़े गए हैं, तो वो है, लेकिन उनके बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अपन बहुत अच्छी, अगर अपन सिविल सर्विसेज की इनकी तैयारी करें तो उस टाइम में अपन उनके बारे में बात जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन उनके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगर अपन आगे बढ़ें तो अपना जो है छठा और अंतिम मूल अधिकार आता है, जो कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिकार के बिना सारे जो अधिकार हैं वो निरर्थक हैं। अगर ये नहीं होगा तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर। इसमें आर्टिकल 32, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 अपने को क्या कहता है आर्टिकल 32 जो है वो अपने को ये कहता है, सबसे पहली चीज, कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है उसको, अगर उसके फंडामेंटल राइट है, उसका मूल अधिकार है, वो उसको नहीं मिलते हैं, तो वो इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत, किसके तहत, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकता है, यानी वो कोर्ट के अंदर जा सकता है, ठीक है। और मूल अधिकारों के लिए यहाँ पर कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, यानी आर्टिकल 32 जो है वो किसकी बात करता है, 5 प्रकार की रिट की बात करता है। अगर किसी व्यक्ति को उसका मूल अधिकार नहीं मिल रहा है तो उस समय जो कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, ठीक है। अंग्रेजी कानून से अपन ने ये रिट लिया है, जिसका वहां पर, जिसको कहा जाता है न्याय का झरना, ठीक है। तो 5 प्रकार की जो रिट है वो जारी की जा सकती है, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर किसी को, अगर उसका मूल अधिकार नहीं मिलता है, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो क्या कर सकता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 32 साथ में इन जो 5 प्रकार की रिट है, ये 5 प्रकार की जो रिट है इनको परिभाषित करता है, इनको डिफाइन करता है कि भाई ये 5 रिट जो है वो कौन सी होगी, ये 5 रिट के जो टाइप हैं ये कौन से होंगे, इनको पूरा जो बताया है वो कहाँ पर बताया है, कि यहाँ पर आर्टिकल 32 में ही बताया गया है, ठीक है दोस्तों। साथ में यहाँ पर आर्टिकल 32 ये भी कहता है कि भारत की जो संसद है, इंडिया की जो पार्लियामेंट है, भारत की जो संसद है, वो कानून बनाकर, भारत की संसद कानून बनाकर किसी और कोर्ट को भी, किसी अन्य न्यायालय को भी, किसी और कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार जो है वो दे सकती है। रह जाएगा ध्यान कि भाई आर्टिकल 32 साथ में ये भी कहता है कि भाई जो भारत की संसद है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई अन्य न्यायालय जो है, अन्य कोर्ट जो है, उसको भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। और ये अधिकार अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को भी दिया गया है। यानी रिट जारी करने का अधिकार जो है वो आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के पास तो है ही है, इसके अलावा हाई कोर्ट के पास भी है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, और ये अच्छे से ध्यान रखना है कि रिट के मामले में आपको
कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। इसके अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, ठीक है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अपन सर्वोच्च न्यायालय भी बोल देते हैं। तो हाई कोर्ट जो रिट जारी करेगा वो किस अनुच्छेद के तहत जारी करेगा? अनुच्छेद 226 के तहत जारी करेगा। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है कि रिट जो जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। तो अपन ने देखा आर्टिकल 32 ये कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है मूल अधिकार का हनन होने पे। साथ में ये 5 रिट कौन सी होगी इनको परिभाषित करता है। साथ में ये भी कहता है कि भाई संसद जो है वो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य जो कोर्ट है उनको भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। और अनुच्छेद 226 के तहत ये हाई कोर्ट जो है उसको भी रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। अब देखो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है ये और सारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अन्य सभी मूल अधिकारों की रक्षा करता है, उनको बचाता है, ठीक है ना। यानी इसके बिना वो सारे क्या हो गए? निरर्थक हो गए। इस कारण से भीमराव अंबेडकर जो है, कौन? भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने इसको क्या कहा? संविधान की आत्मा। भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा? संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा। तो यहां पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों कि भाई अपन ने देखा संविधान की आत्मा तो अपन किसको कहते हैं? प्रस्तावना को या उद्देशिका को, प्रियम्बल को कहते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का किसे कहा, तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार था इसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो अब देखो अपन आर्टिकल 32 में बात करें 5 प्रकार के रिट का। और मेरे हिसाब से देखो ये आप चीज ध्यान रखना, ये चीजें साथ में लिखते हुए चलना है, ये चीजें साथ में अच्छे से लिखते हुए चलना है। सुनना ही हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है, इनको साथ में लिखना है, ठीक है। लिखोगे, ध्यान से सुनोगे, फिर इनकी अच्छे से रीडिंग लगाओगे, फिर क्वेश्चन करोगे तो फिर याद होने की है ये चीज, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं कि अपन ने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पर जो है 5 प्रकार के जो रिट है उनके बारे में बात करी गई है। 5 प्रकार की जो रिट है उनके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। अब ये जो रिट है इनके बारे में अगर अपन देखें दोस्तों तो सबसे पहली अगर यहाँ पे अपन रिट करेंगे भाई ये 5 रिट जो है, ये जो 5 रिट है ये कौन सी रिट हैं? ये जो 5 रिट हैं ये कौन सी रिट हैं? तो यहाँ पर एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। हैबस कॉर्पस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसके लिए लैटिन वर्ड यूज लिया जाता है हैबस कॉर्पस। तो हैबस कॉर्पस जो है वो वर्ड इसके लिए काम में लिया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब जैसा आपको नाम से ही दिख रहा होगा कि यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है कि भाई बंदी को हमारे सामने प्रत्यक्ष किया जाए, हाजिर किया जाए। तो अगर किसी को मान लो बंदी बना लिया जाता है तो कोर्ट उसको अपने सामने हाजिर कराने के लिए भाई जिसको आपने बंदी बनाया उसको हमारे सामने क्या करो? हाजिर करो। इसके लिए कौन सी रिट जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो जारी की जाती है, ठीक है। कि हैबस कॉर्पस जो रिट है वो कब जारी की जाती है? जब किसी को अगर अवैध तरीके से लीगल वे से इलीगल वे से क्या कर लिया जाता है, उसको बंदी बना लिया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उस समय कोर्ट ये रिट जारी करता है कि जिसको भी आपने बंदी बनाया है उसको हमारे सामने क्या करो? हाजिर करो, प्रत्यक्ष करो। इसके लिए कौन सी रिट जारी होगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होगी। दूसरी रिट जो होती है वो एक रिट यहाँ पर होती है परमादेश। कौन सी रिट होती है? परमादेश। परमादेश, परम आदेश, परमादेश यानी परम आदेश यानी सबसे बड़ा आदेश। अगर मान लो कोई सार्वजनिक अधिकारी है, ठीक है, कोई सार्वजनिक अधिकारी है, ऑफिसर है, वो अगर अपनी ड्यूटी को नहीं करता है, कोई भी सार्वजनिक अधिकारी है, कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी है, वो अपनी ड्यूटी जो है उसको नहीं कर रहा है
यानी अपने जो कर्तव्य है उसके लिए वो नकार देता है, मना कर देता है, तो उस टाइम में कोर्ट उसको कहता है कि हम आदेश देते हैं, यानी हमारा आदेश है आपके पास कि आपको ये काम जो है वो करना होगा, ये आपकी ड्यूटी है, आपको पूरी करनी होगी। तो इसके लिए जो रिट जारी की जाती है वो कौन सी होती है? परमादेश। यानी जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने जो कर्तव्य उसके लिए मना कर दे तो उस समय ये रिट जारी की जाएगी कि भाई आपका ये काम है और आपको ये काम करना है, आप ड्यूटी से नकार नहीं सकते हैं। इसके अलावा एक रिट होती है अधिकार परीक्षा। कौन सी रिट होती है? अधिकार परीक्षा, अथॉरिटी इंक्वायरी। कौन सी रिट होती है? अथॉरिटी इंक्वायरी। इसको बोलते हैं को वारंटो, अधिकार परीक्षा, अथॉरिटी इंक्वायरी। ठीक है। आपको पता है कि हर सार्वजनिक पद के लिए एक योग्यता होती है। अगर किसी के पास मान लो अगर वो योग्यता नहीं है और वो फिर उस पद पे काम कर रहा है, हर सार्वजनिक पद के लिए एक योग्यता होती है, और अगर अगले के पास वो योग्यता नहीं है और फिर भी वो उस पद पे काम कर रहा है, तो उस समय वहाँ पे कोर्ट उससे ये पूछेगा कि आप किस अधिकार से इस पोस्ट पे काम करें, किस अधिकार से इस पद पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके लिए जो रिट जारी की जाती है वो कौन सी होती है? अधिकार परीक्षा जो रिट होती है वो होती है। ठीक है दोस्तों, अगली जो रिट है वो रिट होती है प्रतिषेध। अगली रिट कौन सी होती है? प्रतिषेध। प्रतिषेध रिट दोस्तों कब जारी की जाती है? ये अपर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के लिए जारी की जाती है। यानी जो ऊपरी न्यायालय होता है वो निचली अदालत के लिए जारी करता है कि उनको कोई काम करने से रोकता है कि भाई ये आपके अधिकार में नहीं है, ये आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं है। यानी सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होंगे उनके लिए ये जारी की जाएगी कि भाई ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इस काम को आप नहीं कर सकते हो। यानी अपने जो अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, निचले जो न्यायालय होते हैं, उनको कोई काम करने से रोकने के लिए भाई ये आपके पास नहीं है, मतलब कोई कोर्ट है उसको फांसी देने का अधिकार नहीं है, फिर भी वो फांसी दे रहा है तो अपर कोर्ट जारी करेगा नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इसको फांसी नहीं दे सकते। ठीक है ना। जैसे मान लो जिला कोर्ट को फांसी देने का अधिकार नहीं है, तो जो हाई कोर्ट है वो उसको रोके कि नहीं आप नहीं दे सकते हो फांसी, तो उसको रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाएगी? प्रतिषेध, यानी रोकना। ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो जुडिशियल और जो क्वाजी जुडिशियल जो होते हैं, न्यायिक और अर्धन्यायिक मामले जो होते हैं, वहां पे ये जारी की जाती है प्रतिषेध की रिट। ठीक है। और एक रिट के बारे में अपन और बात करते हैं जिसका नाम है उत्प्रेषण। कौन सी रिट है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट दोस्तों कब जारी की जाती है? कि अपर जो कोर्ट होता है वो किसी मामले को अगर मान लो अपने पास में मंगा ले, लोअर कोर्ट से, सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है उससे किसी मामले को अपने पास में मंगा ले कि इसको ऊपर की तरफ भेज दो, हमारे पास भेज दो, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? उत्प्रेषण बोलेंगे। तो ये रिट हो गई है सारी। एक तो अपनी हो गई है बंदी प्रत्यक्षीकरण, भाई किसी को हमारे सामने अगर बंदी बनाया तो हाजिर करो, परमादेश कि भाई सार्वजनिक जो अधिकारी हैं वो अपने काम को नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी के लिए नकार दे, तब ये रिट जारी की जाएगी। और कौन सी हो गई? अधिकार परीक्षा को वारंटो, है ना, अथॉरिटी इंक्वायरी। कब जारी की जाएगी? जब किसी के पास उस पद की योग्यता नहीं है फिर भी वो उस पद पे काम कर रहा है। प्रतिषेध, जब कोर्ट जो है नीचे वाले कोर्ट को कोई काम करने से रोकेगा। उत्प्रेषण रिट कब जारी होगी? जब जो कोर्ट जो है ऊपर वाला जो कोर्ट है नीचे वाले कोर्ट से किसी भी मामले को अपने पास में मंगा ले। तो ये 5 रिट जो है वो होती है। हालांकि हाई कोर्ट के पास में एक रिट और होती है जिसका नाम होता है इंजक्शन। कौन सी रिट होती है? इंजक्शन रिट जो है वो होती है। तो इंजक्शन रिट जो है वो हाई कोर्ट के पास होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास तो यही होती है 5, हाई कोर्ट के पास 6 होती है। ठीक है। एक चीज और भी ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट तो इन 5 ही मामलों में रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। अच्छे से ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट तो इन 5 ही मामलों में रिट जारी कर सकता है। ठीक है। और हाई कोर्ट जो है वो अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। यानी रिट के मामले में ज्यादा पावर जो है किसके पास में है? रिट के मामले में ज्यादा पावर किसके पास में है? तो आप कहोगे हाई कोर्ट के पास में, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा। यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ एक ही मामले में आगे है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ एक ही मामले में आगे है, और वो कौन सा मामला है? रिट का मामला है। तो यहाँ तक का आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये अपन ने बात करी आर्टिकल 32 और उसके अंदर जो रिट दी गई है उनके बारे में। अगले अपन आर्टिकल पे आते हैं। तो अगला जो आर्टिकल आता है दोस्तों वो आता है आर्टिकल 33।
कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है दोस्तों कि भाई सैनिक अर्धसैनिक बल जो होंगे, मिलिट्री पैरामिलिट्री जो फोर्स होंगी, सैनिक और अर्धसैनिक बल जो होंगे, इसके अलावा जो गुप्तचर बल होंगे, इसके अलावा गुप्तचर बल जो होंगे, पुलिस जो होगी, ठीक है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, पुलिस हो गई, इनके अंदर मूल अधिकारों की गारंटी नहीं होती है। अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई आर्टिकल 33 ये कहता है कि सैनिक अर्धसैनिक बल, गुप्तचर बल हो गए, पुलिस हो गई, मिलिट्री पैरामिलिट्री, इसके अलावा जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, पुलिस हो गया, इन सब के अंदर मूल अधिकारों की गारंटी नहीं होती है। भाई यहाँ पर मूल अधिकारों की गारंटी क्यों नहीं होती? यहाँ पे अनुशासन बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, अनुशासन को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है कि यहाँ पर जो है वो मूल अधिकारों की गारंटी नहीं दी गई है। तो रह जाएगा ध्यान, आर्टिकल 33 कहता है कि सैनिक अर्धसैनिक बल, गुप्तचर बल, पुलिस, ये सब जो होते हैं इनके अंदर मूल अधिकारों की गारंटी नहीं होगी। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं, अगला अपन आते हैं आर्टिकल 34 पे। इस पे आते हैं आर्टिकल 34 पे। आर्टिकल 34 ये कहता है कि जहां पर मार्शल लॉ लगा होगा, जहां पे मार्शल लॉ लगा होगा, मार्शल लॉ यानी आप बोल सकते हो इसको फौजी कानून, जहां पर क्या लगा होगा? फौजी कानून, यानी या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि जहां पर सैन्य शासन लगा हुआ होगा, या क्या बोल सकते हो? सैन्य शासन। तो जहां पर मार्शल लॉ लगा होगा वहां पर भी मूल अधिकारों की गारंटी नहीं होगी। यहां पर भी मूल अधिकार जो है इनकी गारंटी जो है वो नहीं होती है। किसी भी कोई पर्टिकुलर कोई क्षेत्र है वहां पर शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वापस से वहां पर मान लो अगर शांति व्यवस्था बिगड़ जाए तो वहां पर क्या लगा जाता है? फौजी कानून लगा दिया जाता है, ठीक है। जहां पर जो सेना होगी उसके पास असीमित अधिकार चले जाते हैं, यानी वो किसी को मृत्युदंड तक इवन दे सकती है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा? जहां पर ये लगता है मार्शल लॉ या फौजी कानून या सैन्य शासन, देखो ये आपातकाल से अलग है। मार्शल लॉ जो है वो आपातकाल से क्या है? अलग है ना। जैसे राष्ट्रीय आपात है उनसे ये अलग है, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रीय आपात लगता है वो पूरे भारत में, भारत के किसी से मिल रहा है, ये किसी क्षेत्र विशेष में लगता है, मार्शल लॉ जो है वो लगता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जहां पर मार्शल लॉ लगेगा, जहां पर फौजी कानून लगेगा, जहां पर सैन्य शासन लगेगा, वहां पर मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इनकी गारंटी नहीं होती है। अच्छे से आपको ध्यान रह जाएगा। उसके बाद अगर अपन आगे बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 35, कौन सा आर्टिकल में आते हैं दोस्तों? आर्टिकल 35 के अंदर अपन आते हैं। आर्टिकल 35 ये कहता है कि भाई जहां देखो ये जो मूल अधिकार होंगे इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास होगा? संसद के पास। मूल अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। राज्य विधानमंडल जो होता है, स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है, राज्य विधानमंडल जो होता है, इनके पास नहीं होगा। यानी अगर मूल अधिकार जो है उन पे कोई कानून बनाना है, मूल अधिकार पे अगर कोई कानून बनाना है तो वो संसद, पार्लियामेंट बनाएगी, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर, ना कि राज्य विधानमंडल। तो रह जाएगा ध्यान। आर्टिकल 33 ने कहा सैनिक, अर्धसैनिक बल, गुप्तचर बल, पुलिस है, इनके अंदर जो है मूल अधिकारों की गारंटी नहीं होगी। 34 क्या कह रहा है? जहां पे मार्शल लॉ, जहां पे फौजी कानून है, जहां पे क्या है? फौजी कानून है, वहां पर मूल अधिकारों की गारंटी नहीं होगी। और अगला जो है 35 की भाई ये कह रहा है कि इनके ऊपर कानून जो बनेगा मूल अधिकारों पर वो संसद बनाएगी, न कि राज्य विधानमंडल बनाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से ध्यान रह जाएगा। तो ये यहाँ पर अपने मूल अधिकार जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो संविधान के अंदर लेंगे वो लेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। अब अपन आ जाते हैं अपना जो स्टेट जीके वाला पोर्शन था उसके ऊपर। ठीक है, और स्टेट जीके वाले पोर्शन में अपन लास्ट जो पढ़े थे वो ओडिशा स्टेट जो है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। आप में से 2-3 लोगों के मेरे पास में मैसेज भी आया कि सर आपने एक छोटी सी आपने मिस्टेक कर दी है, और वो मिस्टेक आपने ये कर दी है कि भाई आपने जो गवर्नर है, ठीक है ना, उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो आपने जो है
गलत बता दिया है। लाल तो सही बताया, लेकिन आगे जो नाम है वो आपने गलत बता दिया। तो हाँ, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है जब अपन लाइव नहीं होते हैं या फिर जैसे वैसे क्लास के तरीके से नहीं होते हैं, तो उस टाइम में थोड़ा सा माइंड क्या होता है, थोड़ा शांत हो जाता है, तो पता नहीं चल रहा होता है, वही चीज़ होती थी गलती से हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेरी गलती को स्वीकार करता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ओडिशा जो है, ठीक है, वहाँ पर मैंने गवर्नर जो है वो आपको बजरंगी लाल बता दिए थे, बल्कि वहाँ के गवर्नर जो थे वो कौन थे, गणेशी लाल। तो है तो लाल ही, लेकिन ये बजरंगी लाल नहीं बल्कि कौन है, गणेशी लाल है। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ जो उड़ीसा है, यहाँ पर लोकसभा, यहाँ पर लोकसभा, लोकसभा में जो सीट है वो है 21। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 21। तो उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 21 सीटें यहाँ पर हैं। ये आप ध्यान रख लेना। और अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में अपन ने जो लास्ट देखा था अपन ने, वहाँ से रिलेटेड जो प्रतीक थे, सिंबल थे, उनके बारे में अपन बात करते हुए, उड़ीसा दिवस, वहाँ का राज्य पशु, ठीक है, राज्य नृत्य, आधिकारिक भाषा, उनके बारे में अपन बात कर रहे थे। अब अपन बात करते हैं वहाँ की प्रमुख झील जो है उनके बारे में। वहाँ की प्रमुख झील जो है उनके बारे में। तो यहाँ की एक तो प्रमुख झील है दोस्तों, अंशुपा झील। कौन सी झील है दोस्तों, अंशुपा झील। तो ध्यान रखना है, अंशुपा झील जो है वो कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर झील है चिल्का झील। कौन सी झील है, चिल्का झील। ये अच्छे से ध्यान रखनी है, चिल्का झील जो है वो कहाँ पर है, तो आप कहाँ पर बताओगे, ओडिशा के अंदर आप बताओगे। इसके अलावा यहाँ पर एक झील है कंजिला झील। कंजिला झील। तो अंशुपा झील, चिल्का झील और कंजिला झील जो है वो कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर है। अच्छे से ध्यान रह जाएगा, ये तीनों झील जो है वो कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर है। अंशुपा, चिल्का और कंजिला झील। चिल्का झील से रिलेटेड आप और भी ध्यान रख सकते हो। चिल्का झील जो है इससे रिलेटेड आप ध्यान रख सकते हो कि लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी झील। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील। इसके अलावा ये कैसी झील है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कैसी झील है, तो ये ध्यान रखना है, ये है लेगून झील। इसको अपन बोलेंगे लेगून झील, या इसको बोलते हैं अनूप झील। किस प्रकार की झील है ये, लेगून झील है। ठीक है, महानदी जो है उसने क्या किया, महानदी ने क्या किया, जो समुद्र का जो पानी था वो जमीन के अंदर आ रहा था, तो उसने क्या किया कि महानदी ने मिट्टी लाकर उस पानी को आगे से क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो इधर की तरफ एक झील का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार जो झील बनती है उसको अपन बोलते हैं लेगून झील या अनूप झील। जो तटीय इलाके होते हैं, कोस्टल एरिया होते हैं, वहाँ पे जो झीलें बनती है समुद्र के पानी से, ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं लेगून झील। ठीक है, तो ये भारत की सबसे बड़ी झील है, लेगून झील है, अनूप झील है। और ये कैसी है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये खारे पानी की झील है। कैसी झील है, तो आप कहोगे ये खारे पानी की झील है। ठीक है, कैसी झील है ये, तो आप क्या कहोगे, ये खारे पानी की झील है। रह जाएगा ध्यान, तो ये आपको ध्यान रखना है, वहां से रिलेटेड झील जो है उनसे संबंधित। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव
अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान व प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उनके बारे में। तो यहाँ पर एक तो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। क्या है यहाँ पर? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? तो आप कहाँ पर बताओगे? ओडिशा के अंदर आप बताओगे। इसके अलावा यहाँ पर है चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है? तो चिल्का वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर है। चिल्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ओडिशा में। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है? तो आप कहाँ पर बताओगे? इसको बताओगे आप ओडिशा के अंदर। अब इसके बाद आगे अपन देखें तो यहाँ पर है भितरकनिका। यह भी पिछले साल या उससे पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सतकोशिया बाघ रिजर्व। क्या ध्यान रखना है? सतकोशिया बाघ रिजर्व जो है, टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? वो है ओडिशा के अंदर। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको भितरकनिका, सतकोशिया, ये दोनों अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर है नंदकानन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, नंदकानन जो है जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। या इसको हिंदी में तो क्या बोलेंगे मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको बोलेंगे नंदकानन। अब इसका हिंदी नाम आप देख लेना, मुझे अभी इसका हिंदी नाम याद नहीं आ रहा है। नंदकानन जूलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ पर है? जूलॉजिकल यानी प्राणी, हाँ, जूलॉजिकल यानी नंदकानन प्राणी उद्यान, नंदकानन प्राणी उद्यान जो है वो कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखना। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, नंदकानन जूलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ पर है? तो आप कहाँ पे बताओगे इसको? ओडिशा के अंदर आपको इसको बताना है। अगला, अब अपन ये सारे आपको ध्यान रखने ही हैं। आगे अपन देखो इससे बढ़ते हैं तो अब अपन यहाँ पर बात करते हैं प्रमुख परियोजनाओं की। प्रोजेक्ट जो है वो रिवर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर है मचकुंड परियोजना। कौन सी परियोजना है? मचकुंड परियोजना, मचकुंड प्रोजेक्ट। कौन सी नदी पर है? तो ये मचकुंड पर नदी के ऊपर है। कौन सी नदी पर है? मचकुंड नदी पर है। ठीक है, और ये किस किस के बीच में है? तो ये एक तो है उड़ीसा और एक आंध्र प्रदेश के बीच में। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। कौन सी रिवर पर है? तो मचकुंड जो नदी है उसके ऊपर है, मचकुंड रिवर पर है और उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के बीच में है। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम। ठीक है, हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध जो है वो कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। ठीक है, कौन सी रिवर पर है? महानदी पर। अगला ये है लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे लंबा बांध। ये क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध है और ये कौन सी नदी पर है? महानदी पर है।
ओडिशा के अंदर ये है। तो ये कई बार पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे अपन बढ़े तो यहाँ पर एक है रेंगाली बांध। कौन सा बांध है? रेंगाली बांध, रेंगाली डैम। ठीक है, जो किस नदी पर है? तो ये ध्यान रखना है, ये ब्राह्मणी नदी जो है उसके ऊपर है, ब्राह्मणी रिवर पर है। कौन सी नदी पर है? ब्राह्मणी नदी पर है। इसके अलावा यहाँ पर एक डैम है जिसका नाम है इंद्रावती बांध। कौन सा बांध है यहाँ पर? इंद्रावती डैम। एक यहाँ पर है इंद्रावती डैम, जो कौन सी रिवर पर है? तो ये इंद्रावती जो नदी है उसके ऊपर है। और इंद्रावती जो है वो किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये भी एक बार एक एग्जाम ने पूछा है, तो ध्यान रखना, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की सहायक नदी है। रह जाएगा ध्यान। तो रेंगाली बांध ब्राह्मणी नदी पर है, इंद्रावती बांध जो है वो कौन सी नदी पर है? तो वो कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। इसके अलावा अभी कुछ साल पहले एक क्वेश्चन आया, तलचर सुपर थर्मल पावर परियोजना कौन से राज्य में है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि तलचर जो है सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर है। तलचर सुपर जो थर्मल पावर परियोजना है ये। इसके अलावा एक यहाँ की और ध्यान रख लेना, वो है दर्लीपल्ली सुपर थर्मल पावर परियोजना। दर्लीपल्ली सुपर थर्मल पावर परियोजना जो है वो। तो दर्लीपल्ली जो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, दर्लीपल्ली जो सुपर थर्मल पावर परियोजना है, ये कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर है। तो ये दोनों ध्यान रखना है, तलचर और दर्लीपल्ली जो है वो कहाँ पर है? तो ये ओडिशा के अंदर सुपर थर्मल पावर परियोजना है, दोनों के दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे एक ध्यान आपको ये रखना है कि भाई यहाँ पर एक स्टेडियम है। ठीक है, एक तो है यहाँ पे बाराबती स्टेडियम। तो बाराबती स्टेडियम है, इसका ध्यान रखना आपको कि बाराबती स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है? बाराबती स्टेडियम। तो आप कहाँ पर बताओगे बाराबती स्टेडियम को? आप बताओगे ओडिशा के अंदर। ठीक है, और एक यहाँ पर स्टेडियम है जिसका नाम है वीर सुरेंद्र साई स्टेडियम, वीर सुरेंद्र साई स्टेडियम। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है? ओडिशा में। और वीर सुरेंद्र साई स्टेडियम कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ओडिशा में। ठीक है, एक ध्यान रखना है, वीर सुरेंद्र साई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ठीक है, एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर ही है। वीर सुरेंद्र साई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ओडिशा में। एक ध्यान रखना आपको कि पूछा जाए बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो बीजू पटनायक जो एयरपोर्ट है वो भी कहाँ पर? इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ओडिशा के अंदर। दोबारा से बता देता हूँ, बाराबती स्टेडियम ओडिशा में है, वीर सुरेंद्र साई स्टेडियम ओडिशा के अंदर है, वीर सुरेंद्र साई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ओडिशा के अंदर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और बीजू पटनायक जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? ओडिशा में। तो आज के लिए ओडिशा स्टेट से रिलेटेड इतना ही है। मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इनके नोट्स भी साथ साथ में बनाए होंगे, तो इनको अच्छे से याद करना। ठीक है, और कोई सुझाव हो तो वो कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।